आज पढ़ लेते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। इसमें होता क्या है, सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब है जब भी कस्टमर को सेल किया जाए उसके पास ऑप्शन हो कि सामान को घुमा दे, सामान को घुमाने का ऑप्शन हो और फिर रख लेने के पास उसके पास ऑप्शन हो, कुछ टाइम पीरियड तक दिया गया हो, 3 मंथ 4 मंथ ऐसा कुछ टाइम पीरियड में उसको रिटर्न करने का ऑप्शन हो। जैसे हम लोग अमेज़ॉन में क्या होता है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ये सब में रिटर्न पॉलिसी, तो ये क्या सेल्स और रिटर्न बेसिस है। जैसे अमेज़ॉन में क्या होता है, जैसे सामान बेचा गया 10 दिन तक कस्टमर के पास ऑप्शन है उस सामान को रख ले चाहे तो वापस कर दे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। जैसे एग्जांपल का समझते हैं, कस्टमर ए है, कस्टमर ए कस्टमर बी को सामान बेचा, ठीक है, बोला 3 मंथ, 3 मंथ में तुम बता देना कि सामान तुम रखने वाले या नहीं रखने वाले। मतलब बी के पास ऑप्शन है, बी के पास ऑप्शन है, ऑप्शन टू एक्सेप्ट द गुड्स और रिजेक्ट द गुड्स within a specified period, ठीक है। तो बी के पास ऑप्शन है कि बी सामान को चाहे तो रख ले या तो वापस कर दे एक स्पेसिफाइड पीरियड, यहाँ पे जैसे 3 मंथ है। अब इस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, ये अपना ये जो है ये अकाउंटिंग कैसे करे, ये अभी जो सेल किया बी को इसको क्या सेल मान ले या नहीं माने, ठीक है, सेल मान ले या नहीं माने। अगर फ्यू ट्रांजैक्शन है ना, फ्यू ट्रांजैक्शन ऐसा करता हो, कुछ कस्टमर को ऐसा ऑप्शन दिया है तो ये उसी समय सेल लिख देगा, जैसे ही बी को ट्रांसफ़र किया उसी समय सेल का ट्रांजैक्शन का एंट्री कर देगा। अब ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, अगर मान लीजिए इस 3 मंथ के एंड बीच में 3 मंथ के बीच में ईयर एंडिंग आ गया, ईयर एंडिंग, ठीक है, अभी 31/3 ऐसा आ गया, मार्च वाला ईयर एंडिंग आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ अगर सेल मान ले और बी के पास अभी भी ऑप्शन है, ये 3 मंथ अभी भी लैप्स नहीं हुआ, अभी भी ऑप्शन है, तो बी इसके बाद भी सामान को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो इस पीरियड में ये तो सेल माना नहीं जाना चाहिए था, ये तो सेल माना नहीं जाना चाहिए था, तो ये प्रॉब्लम आता है। उस समय क्या करें, तो उस समय हम लोग को क्या करना पड़ता है, सेल को कैंसिल करना पड़ता है, सेल कैंसिलेशन एंट्री पास करना पड़ता है और इसको स्टॉक में लेके जाना पड़ता है, स्टॉक बनाना पड़ता है, जो सेल कर चुके हैं उसका स्टॉक में मान लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पे। अब क्या हो सकता है, अगर 3 मंथ के बाद कुछ कंडीशन ऐसा चेंज हो जाए, जो प्राइस पे दिए थे उस पर इंक्रीज प्राइस पे भी एक्सेप्ट कर सकता है बी, डिक्रीज प्राइस पे भी एक्सेप्ट कर सकता है बी। तो ये भी हो सकता है कि प्राइस बाद में जाके इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, अगर कुछ कंडीशन चेंज हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है। सम्स के थ्रू समझते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा, व्हेन गुड्स आर सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जैसे सामान हम लोग भेजें पहले एंट्री हो जाएगा, जैसे ए बी को सामान भेजेगा, ए बी को सामान भेजेगा, एंट्री पास कर देगा। क्या पास करेगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड रिटर्न विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, हो सकता है इस 3 मंथ जो ऑप्शन था 3 मंथ में बी ने क्या किया, कुछ सामान घुमा दिया, तो रिटर्न इनवर्ड का एंट्री पास कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर और फिर डेटर। अब थर्ड क्या है, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, जो प्राइस उसको दिया गया था उस पर अगर वो एक्सेप्ट कर ले, अगर ये ने जिस प्राइस पे उसको सेल किया था उस प्राइस पे अगर एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा, तो कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि जिस समय सामान ए ने बी को भेजा था उसी समय सेल का एंट्री पास कर दिया था, तो अब फिर से एक्सेप्टेंस जब वो बता रहा है तो उस पर कोई एंट्री पास करने की दरकार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेल्स का एंट्री पास कर चुका हूँ। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस, हो सकता है अगर मैं इसको कोई भी गुड्स 600 में दिया था, ये बाद में 700 हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से इंक्रीज करना होगा, 100 से हमको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा सेल्स को। तो यहाँ पे
जो भी इंक्रीज हो रहा है सिर्फ इंक्रीज अमाउंट सिर्फ यहाँ पे आएगा। क्या होगा, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस, तो हो जाएगा कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वो सेल्स बढ़ाना पड़ जा रहा है, तो कस्टमर टू सेल्स। ठीक है। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड लोअर देन द इनवॉइस प्राइस, अब अगर मान लें 600 में बी को दिया गया था, ये अगर 500 हो जाए तो क्या होगा, तो प्राइस को डिक्रीज करना होगा, सेल्स को कमाना पड़ेगा। तो सेल्स कमाने के लिए क्या करना होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। डिफरेंस प्राइस सिर्फ 100 यहाँ पे होगा। एट ईयर एंड व्हेन गुड्स आर लाइंग विद द कस्टमर एंड द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर। अब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ईयर एंडिंग में आ गए हैं, ठीक है, और अभी भी बी के पास ऑप्शन है, बाद में भी घुमा सकते हैं, 3 मंथ अभी भी लैप्स नहीं हुआ, तो इस केस में क्या करना होगा, इस केस में अपने को इस जो सेल कर रखे हैं जितना का सामान अभी भी उसी के पास पड़ा हुआ, कस्टमर बी के पास जितना का भी सामान पड़ा हुआ उसको कैंसिल करना होगा, उस सेल्स को कैंसिल करना होगा। जितना का एक्सेप्टेंस नहीं दे रखा है उस सेल्स को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कैंसिलेशन एंट्री पास करना होगा। जब पहले जब सेल किए थे तो क्या किए थे, डेटर टू सेल्स, अब कैंसिलेशन में इसका रिवर्स एंट्री होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल या फिर कस्टमर अकाउंट। अब आगे देख लेते हैं, व्हेन गुड्स शुड बी कंसिडर एट इन्वेंट्रीज, अब इसको क्या करना होगा, सेल तो कैंसिल कर दी, अब इसको स्टॉक पे लाना होगा, स्टॉक एंट्री क्या होगा, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट प्राइस पे ले आएंगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ठीक है, एक सम्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, कि कैसे होता है। जैसे सी सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2019। 5 सितंबर सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33.13%। ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस पे दिया, क्या है, कॉस्ट जो भी उसमें से 33.13% प्रॉफिट रख के 1 लाख पे सेल किया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सेल एंट्री पास करना होगा। तो सेल एंट्री क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल या फिर कस्टमर या फिर डेटर, एक ही नाम है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, 20 अक्टूबर को क्या हुआ, इसने सामान घुमा दिया, तो घुमाने की एंट्री का क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। अब 25 नवंबर को क्या हुआ, रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, अभी अप्रूवल बोल रहा है कि 40,000 जो 1 लाख का सेल किया गया था उसमें से तो 40 का रिजेक्ट कर दिया, और 40 का बोल रहा है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्टेंस का कोई एंट्री पास नहीं करना, नो एंट्री। क्यों, ये 40 का तो मैं ऑलरेडी पास कर दिया ना, यहाँ पर 1 लाख का पास कर चुका, तो 40 का करने का दरकार नहीं, नो एंट्री। तो 25 पे देखिए कोई एंट्री नहीं पास हुआ। अब देख लेते हैं गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। अब देखिए 1 लाख का सेल किया गया था, 40 का उसने क्या किया, घुमा दिया, और 40 का क्या किया उसने, अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है ना, नहीं अप्रूवल दे दिया, तो 80 का तो उसने हिसाब दे दिया। अब 20,000 अभी भी उसी के पास है, 20,000 अभी भी उसी के पास है। अब हमको अकाउंट्स बंद करना पड़ रहा 31 दिसंबर को अकाउंट्स बंद करना पड़ रहा, तो क्या करना होगा, सबसे पहले इस सेल्स को जो सेल कर रखा है तो इसको कैंसिल करना होगा, इसको क्लोजिंग स्टॉक पे लाना होगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, 20,000। ठीक है, ये कैंसिलेशन एंट्री पास किया अपने, कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद क्या करना है, इसको क्लोजिंग स्टॉक पे लाना हो। क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसको कॉस्ट पे लाना होगा, क्योंकि 20,000 पे तो प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है 33.13%। कैसे करना होगा इसको, 20,000 पे कितना प्रॉफिट है, 133.33 इंटू 100, यह जाए कॉस्ट प्राइस। यह सिंपल, अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट 33.33 है, तो सेलिंग प्राइस 133.33, तो 20,000 सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को डिवाइड करो, कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्टिंग पता चल जाएगा, सिंपल।